गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज हम लोग जो है वो सिक्स का लास्ट चैप्टर नंबर 5 संस्थाओं का कामकाज, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये देखेंगे। मैंने आपको कुछ की पॉइंट्स बताए थे कल। उसमें बताया था कि सरकार के ऑर्गन होते हैं, 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है? कानून का निर्माण करती है। कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है और न्यायपालिका जो है वो देश की कानून व्यवस्था को देखती है। अगर कोई भी झगड़ा है, कोई भी केस है तो उसको सुलझाने का प्रयास करती है, सुलझाती है मोस्टली। तो ये हमने देखना है कि ये सारी जो तीनों संस्थाएं हैं ये कैसे कोई भी महत्वपूर्ण फैसले लेने में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इन सब के बारे में जो है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। मैंने आपको उस दिन थोड़ा थोड़ा बताया था। आपको संसद होती है, पार्लियामेंट के संसद के 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा हाउस होते हैं। उसमें जो लोकसभा में क्या होता है? प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। किसको नियुक्त करता है? जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है। अगर एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती तो गठबंधन सरकार का जो नेता होता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से क्या करता है? वो दूसरे जो मिनिस्टर्स हैं उनको जो है वो नियुक्त करता है। कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, राज्य मंत्री हो गए, राज्य प्रभारी, स्वतंत्र राज्य मंत्री हो गए, इन सब की नियुक्ति करता है। और फिर हमने देखा था राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होती हैं, प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ, न्यायपालिका कैसे काम करती है। ये सारा कुछ हम जो है वो इस चैप्टर में देखेंगे। मैंने आपको थोड़े से की पॉइंट्स देखे थे, आप लोगों ने देखे पढ़े भी होंगे, उसको मैंने बोला भी था, नोट कर लो। ये इन्होंने बताया उसके बारे में जो हमने पीछे देखा था ना कि 1990 में जो था वो एक बिल पेश हुआ था। बिल जो था वो पास हुआ था किसके लिए? पिछड़ी हुई जाति के लिए 27% जो थी वो सीटें आरक्षित हुई थी मंडल कमीशन के द्वारा। ये उसके बारे में दिया इन्होंने। प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं? एक सरकारी आदेश यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया। क्या ऑर्डर आया है? 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया कि कार्यालय ज्ञापन कहा गया। इसको पूछ लेते हैं आपको, कार्यालय ज्ञापन क्या होता है? जो सरकार के द्वारा आदेश जारी किया जाता है उसे कार्यालय ज्ञापन कहा जाता है। सभी सरकारी आदेशों की तरह इस ज्ञापन पर भी एक संख्या थी, मतलब उसके ऊपर जैसे हमारा कोई भी बेटे लेटर इशू होती है, कोई भी नोटिस दिया जाता है तो उसके ऊपर एक नंबर डाला जाता है कि ये नंबर नोटिस है या ये नंबर लेटर है। कहते क्या था उसका लेटर का नंबर? OM नंबर 36123119। कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव ने इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। ये छोटा सा आदेश मुश्किल से 1 पन्ने का था। अगर आप इसे देखेंगे तो ये एक वैसा ही आम सर्कुलर या नोटिस लगेगा जैसे आप स्कूल में देखे होंगे। सरकार हर रोज विभिन्न मसलों पर सैकड़ों आदेश जारी करती है, लेकिन ये आदेश बहुत महत्वपूर्ण था और कई सालों तक विवाद का कारण बना रहा। आइए देखें कि ये निर्णय किस तरह लिया गया और इसके बाद क्या हुआ। इस सरकारी आदेश में एक प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई। इसे कहा गया, आपको बताया था ना मैंने, मंडल कमीशन। इसे कहा गया था कि भारत सरकार ने सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग यानी कि SEBC कौन से होते हैं? ये सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित की हैं। अब तक जिन जाति समूहों को सरकार पिछड़ा मानती थी उन्हीं का एक और नाम SCBC, सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है। अब तक नौकरी के आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को मिलता था। अब SCBC सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए भी तीसरी श्रेणी तैयार की गई। इसके लिए 27% सीटें जो थी वो आरक्षित कर दी गई थी, कोटा बनाया गया था। अन्य लोग इन 27% नौकरियों के लिए प्रतियोगिता नहीं कर सकते, यानी कि सिर्फ SCBC लोग ही जो है वो इसके लिए एलिजिबल थे। बाकी लोग जो थे वो 27% इन सीटों के लिए एलिजिबल नहीं थे। ये ऐसे एक फ़ैसला लिया गया था। इसके बाद बहुत सारा बवाल भी उठा देश में, काफ़ी जगह दंगे फसाद भी हुए, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी ले ली। कुछ लोग चाहते थे ये लागू होना चाहिए, कुछ लोग चाहते थे ये नहीं लागू होना चाहिए, क्योंकि सभी को चाहते थे बराबरी का अधिकार मिले। अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो बराबर अप्लाई कर सकता है, लेकिन नहीं, उन्होंने जो थी वो आरक्षण लागू हो गया था।
निर्णय करने वाले कौन थे बेटे? इस ज्ञापन को जारी करने का फैसला किसने लिया? ज़ाहिरा के लिए एक व्यक्ति इसका फैसला नहीं ले सकता। जिसके हस्ताक्षर उस दस्तावेज पर थे वह अपने मंत्रियों द्वारा किए गए निर्देशों को लागू करने वाला अधिकारी था। प्रशिक्षण विभाग के मंत्री ने भी खुद यह निर्णय नहीं लिया। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने बड़े निर्णय में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल रहे होंगे। आपने पिछली कक्षा में इसके बारे में पढ़ा था कि कैसे जो है वो अमेंडमेंट्स होती हैं, कैसे सुधार होते हैं। राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, जो कि औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। औपचारिक होता है वो। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है, यानी कि रियल एग्जीक्यूटिव सारे जो फैसलों का निर्णय जो होता है वो प्रधानमंत्री ही करता है। आगे प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है। इसे बनाने के लिए मंत्रिमंडल की बैठकों में ही राजकाज के जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। और संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। बताया था आपको पहले भी, कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होता है। तो क्या कार्यालय ज्ञापन के फैसले के मामले में ये सब शामिल हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल शामिल थे उस समय। इनके फैसले से ही जो था वो निर्णय लिया गया था। ये सरकारी आदेश एक लंबे घटना चक्र का परिणाम था। भारत सरकार ने 1979 में दूसरा पिछड़ा जाति आयोग गठित किया था। नोट करो बेटे, कब किया गया था सबसे पहले दूसरा पिछड़ा जाति आयोग गठित? 1979 में। इसकी अध्यक्षता वीपी मंडल ने की थी और इसी के कारण इसे आमतौर पर मंडल आयोग कहा जाता है। इसको नोट करो, कौन थे इसके अध्यक्ष? कौन थे? बीपी मंडल। इसी वजह से इसका नाम जो था वो मंडल आयोग पड़ा था। इसे भारत और सामाजिक की शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को पहचान के लिए मापदंड तय करने और उसका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया। इस आयोग ने 198 में अपनी सिफारिशें दी। अपनी सिफारिशें दी थी और आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में एक सिफारिश थी। सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देना। इस रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों को संसद में चर्चा हुई और वर्षों तक कई पार्टियां और संसद इसे लागू करने की मांग करते रहे, लेकिन 1989 में ये देखो कार्टून क्या बताया गया। अब आई बात समझ में, इसलिए ये राजनीति के मंडलीकरण की बात करते हैं। ठीक कहा, यानी कि कैसे ये जो है वो मंडलीकरण करते हैं, पार्टीबाजी करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं। कहते लोकसभा चुनाव हुआ था 1989 में जो था वो, ये भी एक गठबंधन कोalition गवर्नमेंट थी, जिसके द्वारा उस समय वीपी सिंह जो थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जब ये लागू हुआ था। कहते जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था कि सत्ता में आने पर वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगा। चुनाव के बाद जनता दल को ही सरकार बनी और इसके नेता वीपी हब सह प्रधानमंत्री बने। इसके बाद कई घटनाएं हुई, उन्होंने इसको लागू किया था। वीपी मंडल को लागू जो था वो मंडल कमीशन को उन्होंने ही लागू किया था। नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा को घोषणा की और 6 अगस्त 1990 में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय लिया गया। अगले दिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद में दोनों सदनों को सूचित कर दिया था। उन्होंने सूचित कर दिया था। कैबिनेट के फैसले को कामुक का प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश तैयार किया और मंत्री की स्वीकृति केंद्रीय सरकार की तरफ से ली गई। एक अधिकारी ने इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। इस तरह 13 अगस्त 1990 को OM नंबर 361231-9 तैयार हो गया। अभी हमने बेटे, आप अगर रिसेंटली देखोगे जैसे धारा 370 हटाई गई थी जम्मू कश्मीर से, वो भी तो यही था, मंत्रियों के द्वारा फैसला लिया गया था, फिर प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी, राष्ट्रपति की सलाह से इसको हटा दिया गया था। ये क्या देखो, नो रिजर्वेशन फॉर दिस कोटा, रिजर्व फॉर द आउटस्टैंडिंग बटर। ये इन्होंने बोला कि रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के ऊपर में कार्टून्स बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटे हमारा, इतना क्लियर हो गया होगा मेरे को लगता है आपको। अगले कुछ महीनों में यह देश का सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा रहा। सभी अखबार और पत्रिकाओं में इसके ऊपर चर्चा होती रही, हर न्यूज़ चैनल के ऊपर, स्कूल में, कॉलेजेस में स्ट्राइक्स भी बहुत ज़्यादा हुई थी। अगर तब की बात करें, हम स्टूडेंट ही थे उस टाइम,
लोगों की प्रतिक्रिया इसको लेकर बहुत तेज थी। कुछ लोगों का मानना था कि भारत में विभिन्न जातियों के बीच असमानता के कारण ही नौकरियों में आरक्षण जरूरी है। उनका मानना था कि इससे उन लोगों को बराबरी पर आने का मौका मिलेगा जिनको कि सरकारी नौकरियों में अभी तक उचित अवसर नहीं मिला। दूसरे पक्ष के लोगों का मानना था कि इस निर्णय में जो पिछड़े वर्ग के नहीं हैं उन्हें अवसर छीने जाते हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनसे जो है वो अवसर छीने जा रहे हैं। अधिक योग्यता होने पर भी उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। कुछ लोगों का मानना था कि इससे जातिवाद बढ़ेगा जिससे कि देश की प्रगति और एकता पर असर होगा। नेचुरली इससे प्रभाव पड़ेगा क्योंकि जो आरक्षण वर्ग में आते हैं तो इससे जो है वो दूसरे जनरल कैटेगरी के लोग जो होते हैं उन सीटों से वंचित रह जाते हैं। यह निर्णय अच्छा था या नहीं इस अध्याय में हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। ये तो सिर्फ एक बताया गया बेटे आपको कि कैसे निर्णय लिया जाता है, यानी कि संस्थाओं का कामकाज कैसे सारी संस्थाओं ने, विधायिका ने, कार्यपालिका ने मिलकर काम किया, फिर इसको कानून बनाया गया। देश के प्रमुख निर्णय कैसे लिए जाते हैं और उन्हें कैसे लागू किया जाता है। फिर इस विवाद का निपटारा किसने किया। आप जानते हैं कि सरकारी निर्णय में विवादों का निपटारा किसके द्वारा होता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं। इस आदेश के विरोधी कुछ लोगों और संस्थाओं ने अदालतों में कई मुकदमे दायर किए। उन्होंने अदालत से इस आदेश का अवैध घोषित करने, लागू करने की, रोकने की अपील की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया और इस मुकदमे को इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और 1992 में बहुमत में फैसला किया गया कि भारत सरकार का आदेश अवैध नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से उसके मूल आदेशों में कुछ संशोधन करने को कहा। उसने कहा कि पिछड़े वर्ग के अच्छी स्थिति वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये इन्होंने बहुत अच्छी बात की बेटे। जो पिछड़े वर्ग के लोग IAS ऑफिसर्स लगे हुए हैं, डॉक्टर बने हुए हैं, वो भी अगर अपने बच्चों के लिए आरक्षण की डिमांड करेंगे तो ये जो है वो ठीक नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा होना चाहिए। प्रशिक्षण मंत्रालय के एक और आदेश जारी किया। यह विवाद सुलझ गया और तभी से इस नीति पर अमल किया जाने लगा। ये तो था बेटी मंडल की मशीन, यानी कि हमने देखो इसमें तीनों जो थी वो संस्थाएं थी, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों के काम देख लिए ना हमने इस एक एग्जाम्पल में। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।